जय हिंद, वंदे मातरम। एक्सपोज टाइम्स में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। मैं हूं मुनेश श्रीवास्तव। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी और भारत के सबसे बड़े संघ यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच चल रही एक शांति वाली लड़ाई, उस पर हम चर्चा करेंगे। क्या कुछ हो रहा है संघ और बीजेपी के बीच, ये आज सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन गया है। एक और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान है, तो उसके काउंटर में संघ की तरफ से भी कुछ बयान सामने आए हैं। इसमें संघ के इंद्रेश कुमार जी का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बीजेपी को कुछ ऐसी बातें कही हैं जो शायद दूरियों को बढ़ाता है। खबरों में ये चर्चा बनी हुई है कि संघ और बीजेपी के बीच सब कुछ बेहतर नहीं चल रहा है और जो वर्तमान 2024 का लोकसभा चुनाव अभी बीता है, उसमें ऐसी तमाम बातें आई जिससे ये कयास लगाए जाने लगे और जिससे ये चर्चा गर्म हो गई कि बीजेपी संघ को दरकिनार कर रही है। इस विषय पे हम आज चर्चा करेंगे और हम इस विषय के चर्चा के लिए हम बात करेंगे अपने राजनीतिक संपादक डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह से। लेकिन उससे पहले आप सभी दर्शकों से मेरा वही अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें और लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप हमें आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं तो आप इस QR कोड के माध्यम से कर सकते हैं। तो आइए आज की बातचीत शुरू करते हैं डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह साहब से। सर, बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, नमस्कार मुनेश जी, और सुधी दर्शकों को भी नमस्कार। सर, बीजेपी और संघ के बीच ये जो तल्खी दिखाई दे रही है, मीडिया में चर्चा का विषय है और एक जेपी नड्डा का एक बयान आया था कि अब भारतीय जनता पार्टी इतनी सक्षम हो गई है कि संघ की जरूरत नहीं है, जिस संघ से निकलकर भाजपा आती है। क्या ये बयान देना बीजेपी के अध्यक्ष को शोभा देता है, क्योंकि वो भी उसी बैकग्राउंड से आते हैं कि हम बड़े हो गए तो अब आपकी हमें जरूरत नहीं है, हम आपको किनारे कर दें? इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, शोभा शब्द तो ठीक नहीं है। क्या ये कहना उचित था? यह उचित शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि जब अपना देश एक ऊंचाइयों पे जा रहा था आर्थिक रूप से, और बहुत कुछ इस देश में वो हुआ जिसकी प्रतीक्षा जनता बहुत लंबे समय से कर रही थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल धारा 370 की बात रही हो, या राम जन्मभूमि में अयोध्या का मंदिर बनने वाला हो राम का। ऐसे में इस तरह के बयान का क्या अर्थ हो सकता है? पहला अर्थ यह है कि जब कोई ये कहे कि साहब मुझे अब दूसरे की आवश्यकता नहीं है, तो इनडायरेक्टली यह बात वो कहां तक कह रहा है? सिर्फ पॉलिटिकल लेवल पे हमें आपकी आवश्यकता नहीं, यही बोल रहा है? या दूसरे शब्दों में ये कह रहा है कि संघ से जुड़े हुए लाखों लाख लोग जो हैं, उनके अब वोट की भी आवश्यकता मुझको नहीं है? या वो यहां तक बात कह रहा है कि संघ से जो लोग आके बीजेपी में प्रतिस्थापित हो रहे हैं, अब उनकी हमें आवश्यकता नहीं है? तो एक बड़ा अजीब सा ये वक्तव्य है जेपी नड्डा जी का, कि जेपी नड्डा जी फिर बीजेपी में आपकी कितने % लोग बसते हैं जो शुद्धतम नेता बीजेपी के ही है? तमाम स्टेटों के चीफ मिनिस्टर जो है संघी बैकग्राउंड से हैं, यहां तक कि प्रधानमंत्री संघी बैकग्राउंड से हैं, राष्ट्रपति अभी जो पिछले थे वो भी संघी बैकग्राउंड से हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसी बात है जो दोनों एक दूसरे को स्वीकार करने को तैयार नहीं हो रहे, और वहीं से ये बात निकली है। और इस तरह की भाषा अहंकार को प्रदर्शित करती है, और फिर ऐसे में थोड़ा अगर अटपटा रिजल्ट आता है, अटपटा रिजल्ट मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस गवर्नमेंट ने डिलीवरी की हो, इतने काम किए हो, और वो स्पष्ट बहुमत न पा पाए, 240 पे जाके अटक जाए। ये अलग बात है कि विपक्ष जो है 234 को ही मान रहा है कि राष्ट्रपति हमको उसी पे बुला लिए होते, लेकिन इतनी भी हिम्मत नहीं है उस विपक्षी दल को कि वो जाके राष्ट्रपति महोदया क्या धरना दे कि भाई बीजेपी को 272 नहीं मिला है, आप हम ही को बुला लीजिए, उनके गठबंधन को नकार दीजिए, हमारा गठबंधन स्वीकार कर लीजिए।
और या तो सुप्रीम कोर्ट जरा सच चला जाता। एक अजीब सा नैरेटिव इस देश के अंदर पेश किया जा रहा है कि साहब वो जो कम नंबर पाया हुआ है उसको आप डिटेंशन समझिए। तो ये सब चीजें जो जेपी नड्डा के द्वारा बयान के रूप में आया, उसने कहीं बीजेपी को चोट भी पहुंचाई है। और जहां हम लोग ये समझ रहे थे कि अब इसका समाधान होगा, दोनों आपस में बैठेंगे, वहां तो ये दिखाई दे रहा है कि ये तल्खियां और बढ़ती जा रही हैं। दोनों को संयम रखना चाहिए और दोनों एक दूसरे की पूरक है। आज भी राष्ट्रवाद की अगर कहीं बहुत करीब तक कोई पार्टी दिखाई देती है तो बीजेपी है, और राष्ट्रवाद की अगर बहुत करीब तक कोई दिखाई देता है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। यह ऐसा संघ नहीं है जो कि अपना नाम जो रखा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसके विपरीत कार्य करे। मैं इशारा कर रहा हूं ओवैसी साहब की पार्टी की तरफ कि वो कंट्री के खिलाफ तो बोल सकते हैं लेकिन मुसलमानों के पक्ष में एकजुट रहेंगे। आज अगर इस देश को और भी आगे ले जाना है तो संघ और बीजेपी को आपस में बैठकर इसके ऊपर गहन मंथन करना चाहिए कि हम कैसे दोनों एक ताकत बन के देश की समस्याओं से हम देश को बाहर निकालें। यह उचित नहीं है और कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्र के बारे में सोचता है या अपनी विचार को रखता है उस दिशा में, वह कभी नहीं चाहेगा कि इन दोनों संगठनों के बीच में आपसी तालमेल गड़बड़ हो। सर आगे अगर बढ़ें तो इसमें एक चीज़ ये बताइए, क्योंकि आप संघ के काफ़ी करीब रहे हैं, उनकी गतिविधियों को करीब से देखते हैं, जानते हैं, तो संघ की जो प्रणाली है, क्योंकि संघ से ही निकलकर बीजेपी आई है। एक समय वो था कि जब बीजेपी कुछ भी नहीं थी और आज ये है कि बीजेपी संघ से भी ऊपर उठ रही है। तो आपको क्या लगता है कि भविष्य में संघ के ऊपर या संघ को ओवरलैप कर जाने की स्थिति में बीजेपी आ जाएगी? हालांकि ये परिणाम अभी ये दिखा दिया है कि संघ को नकारने का ये नतीजा है, इसको आप कैसे? नहीं, देखिए पहले तो ये समझ लीजिए कि अनुशासन एक ऐसा बिंदु है जिसपे जमीन आसमान का फर्क है भाजपा और संघ के अंदर जी। और यही एक विभाजक रेखा बहुत बड़ी है कि भाजपा कभी भी संघ से ऊपर नहीं हो सकती। अगर ऐसा ना होता तो भाजपा आज तक संघ की बातों को मानने के लिए मजबूर क्यों थी? मैं मजबूर शब्द कह रहा हूं। बिना संघ के सहयोग के उनको चुनाव की बैतरणी पार करना भी मुश्किल है, क्योंकि संघ जो जाना जाता है वो अपने राष्ट्रीय सोच के चलते और अपने अनुशासन के लिए वो जाना जाता है। यहाँ एक कुछ चीजें ऐसी मैं बताना चाहूंगा जो देश के अंदर काफी भ्रम के रूप में फैला दी गई हैं। संघ कहीं से भी मुसलमानों की खिलाफत पे नहीं है। ये बहुत बड़ा नैरेटिव फैला के और लोग बहुत समय तक सत्ता में रहे और सत्ता का सुभोग किए, ये डर दिखा के अभी भी ये डर गाहे बगाहे दिखाया जाता है जनता को। लेकिन सच ये है कि 1% भी संघ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। दरअसल संघ राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ हो। और फिर बहुत सी बातें हैं जिनका उत्तर एकदम स्पष्ट है, जैसे कोई मुसलमान संघ में क्यों नहीं जाता। जाहिर सी बात है, जो इतने वर्षों से जहर बोया गया है उस जहर का ही ये परिणाम है। और इससे बड़ा जहर और क्या हो सकता है कि बहुत सी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसियां हैं जहां पे कि बीजेपी ने मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया, मकान दिया, राशन पानी दिया, सब कुछ दिया, लेकिन जो डाटा आ रहे हैं बड़े चौंकाने वाले हैं भाई। एक भी वोट बीजेपी को नहीं मिला। तो अब देश के अंदर विकास की परिभाषा क्या लिखी जाए? सर इसमें मैं कुछ बोलना चाहूंगा। हाँ, ये एक चीज जो हम सोचते हैं कि हम उस समाज का विकास कर देंगे तो वो हमारे साथ खड़े होंगे। जो लोग भारत में रहे, भारत में उनका ये इतिहास रहा, 800 साल उन्होंने राज किया, उसके बाद भी जिन्होंने देश का बंटवारा सिर्फ अपने मजहब के लिए किया, उनको हम आज एक राष्ट्रवादी संगठन के रूप में और एक हिंदूवादी संगठन के रूप में जब एक संस्था खड़ी है, वो कैसे उम्मीद कर लेती है कि ये आपके साथ खड़े हो जाएंगे? मैं इस चीज को समझ नहीं पाता हूँ। जो लोग ये मानते हैं कि हम विकास करके सब कुछ बदल लेंगे, तो मुझे संभव नहीं लगता है। नहीं, पहली चीज तो ये बता दें मोनेश जी कि यहाँ ये समझ लीजिए कि मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि मैंने इतना किया है तो आप मुझे वोट दीजिए, लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। मैं बात ये कह रहा हूँ
कि अगर वोट पाने की गारंटी देश का विकास करना है, लोगों का विकास करना है और जन जन तक सुविधाओं को पहुंचाना है, इससे तो कोई इनकार नहीं करेगा। बिल्कुल। तो इतना करने के बाद भी एक पॉलिटिकल पार्टी अगर वोट नहीं पा रही है, तो इस संदर्भ में मैंने पूछा कि फिर विकास की कहानी और क्या होगी भाई? फिर क्या करे आदमी जो सत्ता में है? वो विकास न करे, वो जो है वो अंग्रेजों की तरह शासन को चलाए कि मेरी मर्जी, विकास करूं चाहे न करूं, मैं डंडे से हाँकूंगा पूरी कंट्री को जी। और इसके 20 एग्जाम्पल है। जलियांवाला बाग को लाशों से पाट दिया, भगत सिंह को फांसी पे चढ़ा दिया, खुदीराम बोस को 18 साल की उम्र में फांसी पे चढ़ा दिया। अंग्रेज कहां डरे जी। इस देश में? तो हालात ये है कि किसान एक गलत मांग पे भी अगर बैठ जाए धरने पे, तो गवर्नमेंट अपना जो है बिल वापस ले लेती है। कारण सिर्फ स्पष्ट था कि अंग्रेजों को वोट बैंक का कोई लालच नहीं था, उन्हें शासन करना था। वोट बैंक के लालच वाला कोई भी पार्टी हर तरह के समझौते करने के लिए तैयार रहेगी। मानिए इस बात को, यह नंगी सच्चाई है। आज अगर ऐसा ना होता मुनेश जी, तो 1947 के बाद से आज तक देश के अंदर जाति पात की ही लड़ाई चलती। ये जात पात की लड़ाई किसी जाति का विकास करने के संदर्भ में नहीं है। सभी सुधी दर्शक इस बात को अच्छी तरह समझ लो, ये खाली वोट अपने हिस्से में डालने की प्रक्रिया है जी। और ये इस चुनाव में देखने को भी और ये इस चुनाव में आप उठा के देख लीजिए, एक नेता बेशर्मी के साथ कहता है मीडिया के सामने कि हमको ये गठजोड़ बनाना है। वो अंग्रेजी का शब्द देता है MOI। कोई नेता बेशर्मी से कहता है या कहती है अब हम मुसलमानों को टिकट ही नहीं देंगे। ये सब बातें कहां से? भी आ गई। वोट जिहाद तक की बातें। तो कहने का मतलब यह है कि जिस लेवल पे वह नेता इस समाज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, जनता उस तरह की डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। आज एक बात मैं कहता हूं मुनेश जी, जनता जिस दिन ये कह दे कि तुम्हारी दावेदारी हमारे ऊपर नहीं है, हमारी दावेदारी तुम्हारे ऊपर है, और देख लीजिए उसी दिन सारे नेताओं का कद घट जाएगा। एक नेता ये भ्रम कैसे पाल लेता है कि मैं यहां से वहां चला जाऊंगा और भेड़ की तरह पूरा का पूरा वोट उधर शिफ्ट हो जाएगा। वो तिजारत कर रहा है, वो खरीदारी कर रहा है, वो समझौता कर रहा है और आपस में तय हो रहा है आप हमको इतनी सीट दे दो, हम आपको इतनी सीट दे देते हैं, जीतने के बाद आप जो है हमको ये वाला पद दे देना। हम और साहब पीछे जनता भेड़ की तरह, सौदा तुम करो बेटा, हम तुम्हारे पीछे चल रहे हैं। ये सब चीजें लोकतंत्र की मजबूती नहीं, बदनुमा दाग है। छाती पीटना बंद कीजिए लोकतंत्र के नाम पे। सर एक मेरे दिमाग में एक सवाल चल रहा है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी में इधर चुनाव से पहले लगातार कांग्रेस के और तमाम दलों के जो नेता हैं वो आते रहे। हाँ। एक लंबी भीड़ लग गई भाजपा में, जो भाजपा को गाली दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी को गाली दे रहे हैं, वो उनकी एक लंबी फहरिस्त है जो चले आए। क्या इसको भी लेके संघ और बीजेपी में कुछ मतभेद हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं होगा। जो संघ जो है अनुशासन की बुनियाद पे राष्ट्रवाद का अपना महल खड़ा करना चाहती है, वह कब चाहेगी कि अनुशासित व्यक्ति आके जो है हमारे उस उद्देश्य को जो है दूषित करे। लेकिन फर्क कहां पे है? फर्क यह है कि संघ को वोट लेके गवर्नमेंट नहीं बनाना है और बीजेपी को वोट लेके गवर्नमेंट बनाना है। तो इस विभाजक रेखा को तो अच्छी तरह समझिए। बीजेपी ये कर सकती है, संघ को पसंद हो चाहे ना पसंद हो, और इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं बार बार अक्सर एक सवाल पूछता हूं इन विपक्षी पार्टियों से और सत्ता पक्ष की पार्टी के नेताओं से कि मान्यवर वो जादू की छड़ी जरा हमको भी दे दो। एक अध्यापक 10 से 15 साल का वक्त जाया करता है। जाया शब्द इन ढीठ नेताओं के लिए मैं कह रहा हूं, वरना वो अपना खून पसीना खपाता है एक लड़के का चरित्र बिल्डअप करने में। ये कौन सी जादू की छड़ी है कि रातों रात आप पार्टी बदलते हैं, आपकी वल्दियत बदल जाती है, आपकी एजुकेशन बदल जाती है, विचारधारा बदल जाती है, आपकी सोच बदल जाती है। अरे अगर ऐसे चरित्र निर्माण 5 मिनट के अंदर होना हो तो जरा सा वो हमको भी बताएं और देश के सारे शिक्षकों को, यूनिवर्सिटियों को, डिग्री कॉलेज को वो लिख के वो सूत्र भेजें कि चरित्र निर्माण के लिए 10-15 वर्ष का वक्त लगाने की जरूरत नहीं है। नेताजी फार्मूला बताए हैं, इस पे चरित्र निर्माण हो जाएगा। तो इसी वजह से बदनाम भी हुई बीजेपी की वॉशिंग मशीन हो गई। हाँ बिल्कुल, बदनाम होना ही होना है। और दूसरी चीज,
सत्ता पक्ष पे बैठने वाले किसी व्यक्ति को यह भ्रम नहीं पालना चाहिए कि सारी जिंदगी मैं ही सत्ता चलाऊंगा, पलटता रहेगा। लेकिन होना यह चाहिए कि हम बेहतर कार्य करके देश के अंतर्गत अपने आप को उस मुकाम पे ले जाके खड़ा कर दे जहां सदियां और इतिहास हमें याद करे। सत्ता अगर अभीष्ट है, जनता का मन बदलने का, राष्ट्रवाद पे ले जाने का, सब कुछ करने पे, तो आपको उस ट्रैक पे चलना होगा और चलने के लिए फिर उस पे तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। ये कुर्बानी नहीं है। आप तमाम मैं पॉलिटिकल पार्टियों को बता सकता हूं जिसकी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस नहीं है, यानी दूसरी पंक्ति है ही नहीं है। आज बसपा खत्म होने के कागार पे है। एक भाई साहब उभर भी रहे थे, उसको मायावती जी ने किनारे कर लिया, कुछ ज्यादा ही बोल रहे। क्या होगा आने वाले कुछ समय के बाद? एक पार्टी आई, आते ही उसका पेट इतना खाली था कि उस पेट को भरने के चक्कर में आधे से ऊपर की पार्टी जेल चली गई। शराब में लोगों को सुख शांति तलाशते तो मैंने देखा था, लेकिन शराब से सत्ता की सियासत करने वाले कम देखा मैंने। और ये पार्टी शराब से सियासत करने के चक्कर में जेल चली गई और यहां तक कि इलेक्शन में अपने को दांव पे भी लगा दिया। अगर मुझे आप जेल से बाहर चाहते, अच्छा भाई आप ही को हम चाहेंगे। अरे शराबियों की कितनी संख्या है भाई, वो आपको वोट दे सकते हैं, एक बोतल पे एक बोतल फ्री। जनता आपको किस लिए ले आए भाई? और आज तक आप लड़े जा रहे हैं और पानी की समस्या का समाधान नहीं निकाल पाए आप दिल्ली के अंदर। और फिर एक चीज और ही है मुनेश जी, कि इस तरह की बातें करके, झूठ बोल के, फरेब करके आप सत्ता के शीर्ष पे आना चाहते हैं। ये हमारे देश के नेताओं का चरित्र है, इनसे देश आशा करे। लेकिन साहब मैं उनको क्या दोष दूं, टेस्ट इधर ही बिगड़ा हुआ है। एक बंदा प्रधानमंत्री को यह बोल के कि तुम्हारी बोटी बोटी हम काट देंगे, वो चुनाव जीत के संसद पहुंच जाता है। एक आतंकवादी चुनौती देते हुए संसद पहुंच जाता है। राशिद इंजीनियर जो है वो कश्मीर से जो है वो संसद में पहुंच जाता है। कल तक का रोना ये था कि भाई वो तो अच्छा हुआ कि संसद के बाहर के जवानों ने अपनी जान पे खेल के आतंकवादियों को संसद में घुसने से रोक दिया। लेकिन इन घर के, मैं जो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं क्षमा कीजिएगा सुधी दर्शकों, इन घर के गद्दारों को किस गिनती पे मैं रखूं जो वोट डाल के संसद में पहुंचा रहे हैं इन आतंकवादियों को? मती मारी गई है। क्या कर लेंगे वो साहब? कर क्या लेंगे? एक आदमी को आप भेज भी दो, क्या कर लेंगे? सही बात। लेकिन पूरी दुनिया में देश के लोकतांत्रिक चरित्र पे दाग वो जरूर लगा सकते हैं, चर्चाएं जरूर करा सकते हैं जी। आज वो इस काबिल है हम उनकी चर्चा करें। लेकिन वो एक अंदर से पीड़ा है हम लोगों को कि यही लोकतंत्र जिसकी हम छाती पीटते हैं, ऐसे भी लोगों के लिए रास्ता खोलता है संसद के दरवाजों में। और इनका तो चरित्र ही वही है साहब। संसद में कल को कुछ अगर करेंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कह पाएगा कि हमने संज्ञान क्यों नहीं लिया। सरकार को सोचना चाहिए, विपक्ष को सोचना चाहिए कि भाई इसके लिए क्या किया जाए। यह बहुत ज्वलंत प्रश्न है और आने वाले वक्त में इस तरह के डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स जो गाली गलौज करते हैं, सीमाओं से बाहर जाके लोगों के लिए अब शब्द कहते हैं, फिर चुनाव भी जीत के चले जाते हैं, तो ये जो जमातें खड़ी हैं ना इनको सपोर्ट करने के लिए, उन जमातों का ब्रेन वॉशिंग करने की जरूरत है। अच्छा सर, एक चीज़ और जो इसमें ये थोड़ा बताइएगा कि संघ और बीजेपी जब चुनाव का समय आता है तो संघ एक सपोर्टिंग एलिमेंट्स के रूप में बीजेपी का साथ देते हैं। दिखता नहीं है लेकिन ठीक है, अंडरग्राउंड काम करता है। संघ की तरफ से इस बार या तो पैर खींच लिया गया है या वो रिपोर्ट दी गई है कि हम कौन सी सीट में कमजोर हैं, कौन से सब विधानसभा में, कौन से। देखिए आपको एक चीज बता दें सर, तो क्या ये रिपोर्ट गई है या संघ को बीजेपी ने पूरी तरीके से किनारे कर दिया कि अब सब कुछ हम ही कर लेंगे? नहीं, देखिए ये टसल तो चलता रहता है। जो नेता जिस तरह का आता है अपने उस चरित्र के अंदर, जब जेपी नड्डा साहब का बयान ही आ गया तो अब बाकी क्या बचा? वो तो वहीं से एक इशारा हो गया कि साहब हम अपने दम पे ये चुनाव लड़ना चाहते हैं और हमें संघ की आवश्यकता नहीं है। तो आप ये बताइए कि अगर किसी व्यक्ति को आप ऐसा कह देंगे उसके बाद भी वो आपका सपोर्ट करता रहेगा,
प्रभावित तो होगा। जी। और बहुत सी चीजें हैं, जैसे कि समर्पित कार्यकर्ताओं की अगर आवश्यकता है चुनाव जीतने के लिए तो संघ से ही मिलेंगे, बीजेपी से वो नहीं मिलेंगे आपको, और आप उनकी कदर नहीं करेंगे। आखिर संघ की ही तो ये स्ट्रेटजी रही होगी, जो बीजेपी की स्ट्रेटजी नहीं है कि पन्ना प्रमुख तक बनाए गए, एक एक वोटर कैसे बूथ तक लाए जाएं, कैसे लोगों को प्रभावित किया जाए। संघ की एक बड़ी पुरानी कार्य स्टाइल है कि कार्यकर्ता सुबह निकलते हैं, 10-20 घर वो टोलियों के साथ जाते हैं और वो ये कहते हैं कि आप मतदान अवश्य कीजिएगा, वो ये नहीं कहते कि आप किसको कीजिएगा। ये बड़ी पुरानी स्टाइल है, ये प्राइम मिनिस्टर भी यही भाषा बोलता है और मुसलमान भी फतवा जारी करना है तो यही भाषा बोलेगा, 100% मतदान करो, और जिसके जो आदमी है वो सेट जानते हैं इसका क्या मतलब है और क्या करना है। जैसे मुसलमान अगर कह रहा है 100% मतदान करो, तो आप उसका पर्चा भी कहीं से पालें, पुलिस को दे दें, तब भी आप कलाई नहीं पकड़ सकते। वो बोलता हुआ भी कहीं रिकॉर्ड करके आप दे दे तो भी कलाई नहीं पकड़ सकते, क्योंकि कह रहा है 100% मतदान करो। लेकिन अंडरस्टूड सारे मुसलमान ये समझ रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ कर रहा है, इसमें कोई घपले वाली भाषा नहीं है। उसी प्रकार मोदी जी अगर कह रहे हैं कि भाई 100% मतदान कीजिए, वो कुछ परसेंट होगा मन के अंदर कि देश को ले आया जाए इस लेवल पे, वरना ये थोड़ी वो इशारे में कह रहे हैं कि बीजेपी को मतदान मत करना, तो मामला ही गड़बड़ हो जाएगा, तब ये भी कहना बंद कर देंगे लोग। तो इस तरह से जेपी नड्डा के बयान से, और कमाल की बात है कि वो बयान चुनाव के बीच में ही बाहर आ गया, गवाह उसका कोई नहीं होगा जी। लेकिन कमाल की बात है कि जेपी नड्डा ने भी खंडन नहीं किया और भागवत जी ने भी खंडन नहीं किया। अभी आज के ही दैनिक जागरण में एक समाचार आया है जिसमें भागवत जी का बयान दैनिक जागरण ने मोटे हेडिंग में लिखा है कि साहब जेपी नड्डा का जो बयान है उससे संघ का कुछ लेना देना नहीं, और इसका खंडन भी आ गया संघ की तरफ से कि ऐसा भागवत जी ने कोई बयान नहीं दिया। लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज मैं कहना चाहता हूं कि फिर दैनिक जागरण जैसे अखबार जो है इसको छाप कैसे देते हैं। अगर एक रजत शर्मा एक रागिनी के झूठे बयान पे कि मुझको गाली दिया आपने, 100 करोड़ का मानहानि का मुकदमा कर सकता है और घुटने पे लाके बैठा सकता है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो यही सब छपता रहेगा, इसका इम्पैक्ट जनता में उल्टा सीधा जाता रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये खंडन जेपी नड्डा को उसी वक्त करना चाहिए था इलेक्शन के समय कि नहीं ऐसा कुछ मैंने नहीं कहा है, वो तो लेकिन दिक्कत यह है कि उन्होंने कहा था और खंडन करते कैसे, वीडियो इंटरव्यू में उन्होंने कहा। हाँ ठीक है, वही बात मैं कह रहा हूँ। उसी प्रकार जैसे अखबार में छप गया तो जेपी नड्डा को अपनी नाराजगी कम से कम दैनिक जागरण कार्यालय को कहना चाहिए कि साहब आप अपना सूत्र बताइए। ठीक है, आप पत्रकारिता के धर्म के अनुसार कहेंगे मैं सूत्र बताने को स्वतंत्र नहीं हूं, तो ऑब्जेक्ट मैं हूं, मैं कह रहा हूं ये झूठा है, अब आगे बोलिए आप। तो उस पे तो मेरा नाम लेके क्यों छाप दिए, सफाई देनी पड़ेगी। हाँ, और आज अगर कोर्ट के अंदर चला जाए संघ तो घुटने पे आ जाएगा ये दैनिक जागरण। ठीक उसी प्रकार जिससे कि घुटने पे रजत शर्मा वाले केस में कांग्रेस आ गई। झूठ की उम्र कितनी होती है। आज ईवीएम पे सब बाहर चिल्ला रहे हैं, कोर्ट में जाने की हिम्मत किसी की नहीं। और मैं खुद पीठासीन अधिकारी रहा हूं, मैंने चुनाव कराए हैं, मैं बहुत खोज लिया, उसमें कहीं ओटीपी नहीं था। ओटीपी भेजा कैसे? अब ये जिस भाई का इजाद है इनको ले जाके इसरो में बैठाइए या नासा में। नहीं, मुंबई का एक बड़ा अखबार है मिड डे, तो माफी मांग लिया, इस खबर को छापा है, 5 कॉलम में छापा है बाकायदे, 5 कॉलम वाला माफी मांग रहा है। सर लास्ट में एक चीज ये बताइएगा कि जैसे जेपी नड्डा का बयान आया और उसके बाद बीजेपी और संघ के बीच की जो दूरी बढ़ी है, इसमें नरेंद्र मोदी का क्या रोल हो सकता है? क्या नरेंद्र मोदी भी इस विचारधारा से जुड़े हो सकते हैं, या नरेंद्र मोदी एक स्वयं सेवक के रूप में आज भी कार्यरत है उसी ईमानदारी के साथ? मैं तो 2 टूक कहूंगा कि अगर वो संघ के कार्यकर्ता रहे हैं तो संघ का कार्यकर्ता तो अपनी जिंदगी खपा देगा, लेकिन संघ के बरखिलाफ नहीं जा सकता, तो इस लेवल पे तो मैं खारिज करता हूं। लेकिन अगर संघ का कार्यकर्ता इतने वर्षों तक शासन करते करते पॉलिटिकल ही हो गया है और राजनीति का भूख जग गई है, तो यहां सीधा सा उत्तर है वो कुछ भी कर सकता है। डायरेक्ट नहीं कहेगा तो जेपी नड्डा टाइप आदमी से कहवा देगा।
अब इससे आगे का कोई उत्तर देना उचित नहीं मैं समझता। समझ गए, दोनों ही मैंने कह दिया। जवाब मिल गया। हाँ, संघ का कार्यकर्ता बहुत अनुशासित होता है साहब। संघ के तो ऐसे ऐसे कार्यकर्ता हैं, सुधीजनों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिंदगी खपा दिया, गुजर गए, संघ कार्यालय में उनकी फोटो तक नहीं लगती। यहाँ तो लोग फोटो खिंचाने के लिए मरे जाते हैं। नहीं, इसमें तो जेपी नड्डा भी तो संघ के बैकग्राउंड से आते हैं। हाँ, तो फिर वो तो काबुल में गधे नहीं होते क्या? चलिए, ये कहाँ किसने कह दिया कि संघ के अंदर 100% जो है सब एकदम 24 कैरेट के सोना ही होंगे? जी, ये आप क्यों भूल जा रहे हैं कि जेपी नड्डा पॉलिटिक्स कर रहे हैं, राजनीति में है, तमाम उठापटक, तमाम गुणा भाग उनको करना है, कितने लोगों को तोड़ के लाना है, किस तरह से गणित बैठानी है। तो संघ का कार्यकर्ता ये काम थोड़ी करता है। और यही कारण है कि बीजेपी समय समय पे संघ से वो मांगती है लोगों को, और संघ प्रमोट करता है कि भाई हाँ, इनको संघ वापस भी बुला लेती है कुछ समय के बाद। ऐसे बहुत से नाम है जिनको कहना उचित नहीं है, सब लोग जानते ही हैं। तो फिर कहीं ना कहीं संघ भी ये महसूस करता है, सोचता है कि हमारी ट्रेनिंग में कहीं कोई खामी है कि मेरा कार्यकर्ता वहां जाके अगर पॉलिटिकल ही हो गया तो फिर वो हमारा कार्यकर्ता रहा नहीं, अब वो शुद्ध राजनीतिक व्यक्ति हो गया। इसीलिए मोहन भागवत साहब जैसे लोग कहते हैं कि जेपी नड्डा के बयान से संघ का कुछ लेना देना नहीं। तो सर, इस पूरे मामले को अगर देखा जाए तो भारतीय राजनीति में जो भाजपा का जो वर्चस्व बढ़ा है, इस पे क्या इम्पैक्ट डालेगा? नहीं, बहुत पहला इम्पैक्ट तो 24 में ही डाल दिया, 24 में डाल दिया, खसक के 240 पे हैं ये। मैंने फिर बोला तो ना, क्या अभी मैं फिर उसी शब्द को दोहरा रहा हूँ कि अब हमें संघ की जरूरत नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये है कि सिर्फ चुनाव के दौरान हमारी वो सहायता न करे, मैं अपना कर लूंगा, या वोट भी हमको न दे हम अपना ले लेंगे? नड्डा ने ये स्पष्ट नहीं किया, वो स्पष्ट करेंगे भी। अनुत्तरित प्रश्न छोड़ दिया था, जो मैं आज कह रहा हूं। इस पे तो चर्चा कोई नहीं कर रहा होगा, लेकिन जाहिर सी बात है जब आप कहेंगे किसी संगठन को कि आपकी जरूरत हमें नहीं है, तो वो संगठन कहेगा कि नहीं जरूरत नहीं है, लेकिन वोट डाल देते हैं इसको, नहीं साहब प्रभावित तो होगा। और कहेगा थोड़ा निष्क्रिय हो जाएगा, कहेगा हमारी जरूरत नहीं यार, जाएंगे पता नहीं बीजेपी वाला डांट दे, आखिर तुम क्या हो यार, जब जेपी नड्डा कह दिए तुम्हारी जरूरत नहीं, चले आए हो पन्ना प्रभारी बनने। नहीं, सोचिए आप, किनारे कर तो कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति तो फिर जाएगा ही नहीं। भैया आप कर लो, ऐसे ही कर लो, अपना जैसे आप चाहते हो वैसी व्यवस्था बना लो। तो कहीं न कहीं एक स्थिति ऐसी थी कि मोदी जी को ऐसा लगा कि मेरा व्यक्तित्व अब इतना बड़ा हो गया है कि मैं अपने दम पे ही सरकार बना सकता हूं, सब कुछ कर सकता हूं। लेकिन ये बहुत बड़ी गलतफहमी है मोदी जी की, नहीं कर पाए। जिस इंदिरा गांधी ने सोचा कि इमरजेंसी लगा के हम दबा के देश की जनता को कंटिन्यू कर लेंगे, वो भी कंटिन्यू कर पाए। और मोदी जी आप भी सबका साथ सबका विकास सब कुछ करके भी कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि राजनीति गुणा भाग का खेल है। शरीफ लोगों की जमातें यहाँ नहीं जाती, हालांकि बड़े कष्ट से ये बात मैं कह रहा हूँ, वो इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा माहौल ही बना दिया है कि कोई शरीफ आदमी वहां नहीं जाएगा। पॉलिटिकल पार्टी आप भी बुरा मत मानना और सत्ता पार्टी आप भी मत मानना, जितने वहां हैं सबको मैं देख रहा हूँ कौन कितने पानी में है और किस तरह से समाज में वो बिहेवियर अपना बनाए हुए है। तो जहां पे तीन तिकड़म से ही सारा खेल होना है, तो वहां आदमी शराफत की चोला ओढ़ के कहाँ रहेगा। सब कृष्ण भगवान तो है नहीं कि हम रथ हाँकेंगे और कुछ नहीं करेंगे, और कृष्ण भगवान रथ हाँकते हुए सब कुछ करते थे। यहाँ है कि हम सब दिखाई दे, सब करते हुए दिखाई दे, क्रेडिट टोटल गोज ऑन मी। तो जब होता है कि क्रेडिट टोटल गोज ऑन मी, ये अहंकार की भाषा है, और अहंकार की भाषा बहुत लंबी उम्र नहीं पाती, चाहे कोई भी हो। धन्यवाद सर जी, आपकी सारी चीज़ें हम लोगों ने बातचीत कर ली। संघ और बीजेपी के बीच का ये जो तनातनी चल रही है, खींचतान चल रही है, इससे भारत में जो भारतीय जनता पार्टी है इसका ही नुकसान होगा। संघ अपनी जगह अडिग है। तो क्या होगा संघ का भविष्य और क्या होगा बीजेपी का भविष्य, ये तो वक्त ही बताएगा। बीजेपी 2024 में एक झटका खा चुकी है, भविष्य में क्या करेगी ये भी जनता पे ही निर्भर करता है, और उनकी उसी कार्य प्रणाली पर निर्भर करता है जो 2014 और 2019 में देखी गई थी।
तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।